नमस्कार, स्वागत है आपका रिपोर्ट राजस्थान में। मैं हूं मुस्कान आपके साथ। तो शुरू करते हैं इस वक्त की मुख्य खबरों से। जयपुर के शास्त्री नगर निवासी पायलट राजवीर सिंह चौहान का अंतिम संस्कार मंगलवार को चांदपोल मोक्ष धाम में संपन्न हुआ। केदारनाथ हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी मौत हो गई थी। केदारनाथ में 15 जून को हुए हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए पायलट और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल राजवीर सिंह चौहान की पार्थिव देह सोमवार रात जयपुर पहुंची। मंगलवार सुबह अंतिम यात्रा उनके शास्त्री नगर स्थित निवास से निकली, जिसमें बड़ी संख्या में लोग, सेना के अधिकारी और परिजन शामिल हुए। चांदपोल मोक्ष धाम में पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। राजवीर की पत्नी दीपिका चौहान, जो खुद भी लेफ्टिनेंट कर्नल है, आर्मी यूनिफॉर्म में पति की तस्वीर हाथ में लेकर अंतिम यात्रा में शामिल हुई। मोक्ष धाम पहुंचकर उन्होंने पुष्प चक्र अर्पित किया और पति को सैल्यूट कर अंतिम विदाई दी। अंतिम संस्कार के समय राजवीर अमर रहे और भारत माता की जय के नारे गूंजते रहे। जोधपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मीडिया से बातचीत में कांग्रेस और पूर्व गहलोत सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने फोन टैपिंग प्रकरण को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस को फोन टैपिंग जैसे मुद्दों पर बात करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रह गया है। शेखावत ने दावा किया कि गहलोत सरकार के कार्यकाल में हुई फोन टैपिंग के खुलासे खुद मुख्यमंत्री के तत्कालीन ओएसडी ने किए थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को दूसरों पर आरोप लगाने से पहले खुद के भीतर झांकना चाहिए, क्योंकि उस दौरान कांग्रेस के ही मंत्री, विधायक और उप मुख्यमंत्री एक दूसरे पर टिप्पणी करते थे। इसके साथ ही शेखावत ने यह भी कहा कि उरी, पुलवामा और पहलगाम के बाद भारत ने जिस प्रकार से अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है, उससे भारत विरोधियों के हौसले पस्त हो गए हैं। गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं प्रदेश सरकार के मंत्रियों के, मुख्यमंत्री के फोन टैप हो रहे हैं। चलिए, मुझे लगता है कि टेलीफोन टैपिंग जो गहलोत सरकार में, जिसमें डोटासरा साहब खुद मंत्री थे, पीसीसी चीफ भी बने, उस समय के टेलीफोन टैपिंग के प्रकरण चीफ मिनिस्टर के ओएसडी ने जिस तरह से उन सब का खुलासा किया है, मुझे लगता है कि उसके बाद में शायद अब कांग्रेस के किसी नेता से कम राजस्थान में तो उनको इस तरह के लांछन लगाने, इस तरह के आधारहीन बातें करने का जो है मॉरल राइट भी अब उनका नहीं। उनके पास इस तरह का कोई अधिकार नहीं। अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए। और दिल्ली पुलिस को जिस तरह के स्टेटमेंट ओएसडी चीफ मिनिस्टर ने दिए हैं, उनकी सरकार को लेकर के, मुख्यमंत्री के व्यवहार आचरण को लेकर के, उनके टेलीफोन टैपिंग में संलिप्तता को लेकर के, मुझे लगता है पहले उस पर विचार करके फिर टिप्पणी करना चाहिए। नौहर शहर की वर्षों पुरानी मांग आज साकार हुई। शहर में एक भव्य राष्ट्रीय ध्वज स्थापना का कार्य सोमवार शाम से शुरू कर दिया गया है। नौहर शहरवासियों के लिए गौरव का क्षण आया जब सोमवार को शिवाजी बस स्टैंड के पास मेगा हाईवे किनारे 100 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज की स्थापना का कार्य आरंभ किया गया। इस ऐतिहासिक क्षण पर नगर पालिका अध्यक्ष खातून टाक, राजस्थान मदरसा बोर्ड की पूर्व अध्यक्ष मेहरुनिसा टाक, पालिका ईओ बसंत सैनी, जेईएन सुशील सिहाग सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे। ध्वज स्थापना से पूर्व पूजा अर्चना की गई और विधिवत रूप से राष्ट्र ध्वज की आधारशिला रखी गई। कार्यक्रम में शहर के पार्षदों और नागरिकों ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया। इस ध्वज की स्थापना से नौहर को एक नई पहचान मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। आज नौहर में तिरंगा ध्वज का नियम का उद्घाटन किया गया है, जिसमें अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष प्रतिनिधि के रूप में मेहरुनिसा जी, पूर्व राज्य मंत्री, पार्षदगण, नगर पालिका के सदस्य और नौहर के नागरिकगण उपस्थित हुए। और जल्द ही ये बस अड्डे के ऊपर एक सुंदर प्रतिरूप के रूप में झंडे लगाया जाएगा। बांसवाड़ा जिले के इटवा गांव में वंदे गंगा जल अभियान के तहत बना एनीकेट किसानों के लिए उम्मीद की किरण बना है। राजस्थान सरकार के वंदे गंगा जल अभियान के अंतर्गत बांसवाड़ा जिले के इटवा गांव में किसानों को जल संकट से राहत देने के लिए एनीकेट निर्माण किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर 17 लाख रुपए की लागत से बनाई एनीकेट 10,000 क्यूबिक मीटर पानी संग्रहित कर सकेगा, जिससे गाँव के करीब 300 किसानों को सीधे लाभ मिलेगा। गाँव के 600 से अधिक किसान लंबे समय से जल संरक्षण की मांग कर रहे थे। अब एक नहीं 3 एनीकेट बनाकर सरकार ने इस मांग को पूरा किया है। इन एनीकेटों से खेतों में सिंचाई की सुविधा मिलेगी और भूजल स्तर भी सुधरेगा। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के प्रथम चरण के अंतर्गत ग्राम पंचायत इटावा में ये एनीकट बना हुआ है। एनीकट से लगभग 300 लाभार्थियों को इससे फायदा हुआ। इसमें लगभग 10,000 क्यूबिक मीटर पानी का स्टोरेज होगा। वो इसकी लागत 17,14,000 रुपए है। ये ग्राम पंचायत इटावा में बना हुआ है। अभी वर्तमान में इसमें अभी डिसल्टिंग का कार्य हुआ है, इसमें श्रमदान का भी कार्य हुआ है। अभी 10 तारीख को जो वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत इसका लोकार्पण प्रमुख मैडम के द्वारा किया गया है।
जिसमें कि स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी करी थी। इस गांव में लगभग 4 एनीकट बने हैं। 4 एनीकट में गांव वालों का भरपूर सहयोग मिला है। उन्होंने अपनी तरफ से भी सहयोग किया है ताकि कभी हमें भी कोई काम करने में कोई भी दिक्कत आई तो गांव वालों ने उसको सॉर्ट आउट किया है। सर हमारे लिए बहुत रात की खबर है और ये 300-400 किसानों को फायदा होगा। हमारे ये पानी रुकेगा तो हमारे जल स्तर कुओं में अच्छा रहेगा, तो यहाँ पे ट्यूबवेल भी अच्छे चलेंगे और ये निकट बनने से हमारे गांव में एक वरदान साबित होगा। राजस्थान कांग्रेस ने आगामी निकाय और पंचायत चुनावों की तैयारी को लेकर संगठनात्मक समीक्षा शुरू कर दी है। जयपुर के वॉर रूम में प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में विधानसभा समन्वयकों की 2 दिवसीय मंथन दिन संपन्न हुई। जयपुर, उदयपुर और कोटा संभाग के समन्वयकों से फीडबैक लिया गया। बैठक में जमीनी स्तर पर संगठन को सक्रिय करने और कार्यकर्ताओं को चुनावी मोड़ में लाने पर चर्चा की गई। डोटासरा ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब मुख्यमंत्री और मंत्री भी फोन पर बात करने से मना करते हैं और कहते हैं कि फोन पर तो दिल्ली वाले सुनते हैं। ये बात उन्हें वो लोग बताते हैं जो काम से अधिकारियों मंत्रियों के पास जाते हैं। राजस्थान के 12 जिले में बिजली की लगातार कटौती, हाई व लो वोल्टेज जैसी समस्याओं से परेशान लोगों का आज सब्र टूट गया। स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश व्यास मानव सेवार्थ समिति और श्री वासुदेव गौ सेवा समिति के नेतृत्व में उपभोक्ताओं ने बिजली विभाग के कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। शिकायतों के बावजूद सुनवाई न होने से नाराज उपभोक्ता आज सड़कों पर उतर आए। 2 सामाजिक संगठनों के बैनर तले लोगों ने बिजली विभाग के कार्यालय के बाहर शांतिपूर्ण धरना दिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि बार-बार शिकायत करने के बावजूद विभाग कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। इससे बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों की तबीयत और सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा है। लोग आंदोलन कर रहे हैं, किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं सुधारात्मक? यहाँ पे हमने सर्वे करवाया है, जहाँ जहाँ लो वोल्टेज की प्रॉब्लम है वो भी हमने आइडेंटिफाई किए हैं, जहाँ लूज वायर है वो भी हमने आइडेंटिफाई किए हैं। और अभी 15 दिन का एक पखवाड़ा चलेगा मेंटेनेंस प्रोग्राम का, जिनमें हम लूज वायर को सही करवाएंगे और क्या नाम जहाँ पे ट्री जहाँ पेड़ आ रहे हैं लाइन में घुसे उनको कराएंगे, इसकी प्रॉपर मेंटेनेंस करवाएंगे। और जहाँ वोल्टेज की प्रॉब्लम वहाँ नए ट्रांसफार्मर स्थापित करने के हम प्रयास कर रहे हैं। बार बार अब कटौती हो जाती है, बिजली आंधी आती है, क्या लगता है क्या कारण हो सकता है इनके पीछे? मतलब पुराना कुछ है? सर क्या है कि जैसे यहाँ पे पुराने समय में जो केबल डली हुई है, अब वो क्या है कि ओवरलोड हो गई, तो उसकी वजह से अब गर्मी में एकदम लोड बढ़ता है तो गर्म होके वो जल जाती है। तो उसको लिए हम और रेटिंग वाली केबल डलाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसलिए ये घटनाएं वापस रिपीटेड नहीं हो और ट्रिपिंग नहीं आए। नाम बताएं सर आपका? गिरिराज प्रसाद सुमन, आदिशासी अभियंता, सिटी डिवीजन, JVNL बार। टोंक जिले के अवैध बजरी खनन को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। बरौनी क्षेत्र में एक मासूम की दर्दनाक मौत के बाद जन आक्रोश बढ़ गया। टोंक के बरौनी क्षेत्र में बजरी माफियाओं के आतंक से त्रस्त ग्रामीणों ने अब प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बताया जा रहा है कि एक 5 साल का मासूम बच्चा घर के बाहर खेल रहा था, तभी बजरी माफियाओं के ट्रैक्टर की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पुलिस और प्रशासन लगातार शिकायतों को नजरअंदाज करता रहा और बरौनी पुलिस सिर्फ खाना पूर्ति करती रही। आक्रोशित ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बनास नदी में चल रहे अवैध खनन को बंद करवाने, जगह जगह जमा अवैध स्टॉक को सीज करने तथा बरौनी पुलिस और तहसीलदार पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। मेरा क्या समस्या है, क्या मांग है? माने खाए न करने जैसे हमारा ना ट्रैक्टर चढ़ा फोड़े न जैसे को तो कत पासी दर को फोड़ो खाए को कौन लोग तुम्हारे वो ले हाथ का साटा मन वो ले आने तुम का तो खत्म करो। हादसा कैसे हुआ था? ये घटना कैसे हुई है? दुर्घटना घटना से आई था जो ट्रैक्टर को बजरी को बड़े ट्रैक्टर आ रहे थे और छोरा चल जो वहां के 2 हाल से रोड तो तरी दूरा रखी थी और छोरा बचे ये 2 छोरा हाँ आगे बताओ। ये छोरा तो जो अंडे साइड में गया था 3 चाहिए यही छोरा तो एक डोकरो पकड़ रखा चलियो और यो तो न जो का तो सुने खात रहे तो ये ट्रैक्टर ना को दे पाता दे ट्रैक्टर का माया जो सारा बीच में नहीं काप गयो तो वो ट्रैक्टर ने जगह को जगह खड़ो रख देता हूं तो वो बच जाता वो ट्रैक्टर ना आगो पाता करे जो फाला टायर से मारो बाटा के तरबूज की नहीं फूट गयो आगे बजरी से भरा हुआ था कि ट्रक? बजरी भरी हुई थी ट्रक में? बजरी भर रहा है तो दाब के मारे भाग गया गाड़ी ने तोड़ दियो। अब आज कलेक्टर साहब के पास आए तो क्या मांग था की
काय मानते याय मानते माँ की तो क्या पुलिस क्या करती है, स्थानीय पुलिस? पुलिस काय करी तो पुलिस तो काय न करी पुलिस के लापर पुलिस तो जावता अरे फाता बैग पुलिस को मान संभाल बाय न गए वापस क्यों आ मौका गई? देख बाय न गए पुलिस तो क्यों? गए कौन मारे पुलिस तो गए कौन मौका देख बाय न गए रिपोर्ट दर्ज कर ली? राजस्थान के कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 105 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने संसदीय क्षेत्र कोटा में 105 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की गई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इन परियोजनाओं में सुल्तानपुर क्षेत्र के बूढ़ादीद बड़ौद में काली सिंध नदी पर उच्च स्तरीय पुल, सीमेंटेड सड़कों का निर्माण, ग्रामीण क्षेत्र में कक्षाएं और अन्य आधारभूत ढांचा शामिल है। इन कार्यों का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से राहत पहुंचाना और उपेक्षित क्षेत्रों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है। ओम बिरला ने बताया कि सुल्तानपुर से निमोदा उजड़ तक 57 करोड़ रुपए की सीमेंटेड सड़क की परियोजना को स्वीकृति मिली है। वहीं वन्यजीव विभाग को मंजूरी मिलने के बाद पंडावर व रोटेदा सड़क परियोजना का कार्य भी तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने हर घर नल से जल योजना की प्रगति की भी समीक्षा की और बताया कि क्षेत्र के हर घर को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही दिल्ली, उज्जैन, पाटन मार्गों से कोटा को जोड़ने की योजना से धार्मिक पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। अलवर जिले के खेडली कस्बे में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर लिव इन पार्टनर की हत्या कर दी। खेडली के वार्ड नंबर 19 स्थित बाईपास रोड पर रहने वाले मान सिंह उर्फ शेरू की हत्या कर दी गई। मान सिंह अपनी पहली पत्नी और 2 बच्चों को छोड़कर पिछले कई सालों से अनीता नामक महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। अनीता के काशी प्रजापत नामक युवक से अवैध संबंध थे, जिनका पता चलने पर मान सिंह और अनीता के बीच कई बार झगड़े हुए। इन झगड़ों से नाराज होकर अनीता ने अपने प्रेमी काशी के साथ मिलकर मान सिंह की हत्या की साजिश रची। देर रात प्रेमी को घर बुलाकर तकिए से मुंह दबाकर हत्या कर दी गई। खेड़ी बाईपास से एक युवक की पत्नी द्वारा जो हत्या का मामला आया है, इस संबंध में क्या अपडेट अब सामने आई है? दिनांक 7/8/2025 को रात्रि को पति और पत्नी दोनों अपने मकान में सो रहे थे। पत्नी ने प्लानिंग बनाई, अपने प्रेमी और 4 अन्य व्यक्तियों को 2 लाख की सुपारी देके और बुला लिया। पत्नी ने स्वयं ने मकान का गेट खोला और अंदर प्रवेश करके उन्होंने किसी ने हाथ पकड़ा, किसी ने पैर पकड़ा और उसके प्रेमी ने तकिए से उसका मुंह दबा दिया और गला मोड़ दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। अब इसमें क्या पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है? इसमें पत्नी अनीता और प्रेमी काशी और अन्य व्यक्ति बर्जेज 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार करना शेष है, जिसमें विष्णु, नवीन, चेतन 3 व्यक्ति अभी फरार चल रहे हैं, जिनको गिरफ्तार करना है। जो 3 आरोपी गिरफ्तार किए उनका पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की गई है? तीनों आरोपियों के लिए टीम गठित की गई है, उनकी तलाशी जारी है। कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के प्रवास पर पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज बूंदी केंद्रीय विद्यालय के नवीन भवन का लोकार्पण किया। बूंदी में लंबे समय से राजकीय विद्यालय परिसर में संचालित हो रहे केंद्रीय विद्यालय को अब अपना आधुनिक और सुविधाजनक भवन मिल गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 20 करोड़ की लागत से बने अत्याधुनिक स्कूल भवन का विधिवत लोकार्पण किया। ये नवीन भवन अब उच्च माध्यमिक स्तर तक शिक्षा प्रदान करेगा। बिरला ने इस अवसर पर कहा कि पहले छात्रों को 10वीं कक्षा के बाद कोटा या अन्य शहरों में प्रवेश लेना पड़ता था, लेकिन अब यही विद्यालय 12वीं तक संचालित होगा। उन्होंने कहा कि इस विद्यालय को शीघ्र ही पीएम श्री विद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा। स्पीकर बिरला ने कहा कि ये संस्थान न केवल आधुनिक शिक्षण संसाधनों, स्मार्ट क्लासरूम और नवाचार केंद्रों से सुसज्जित होगा, बल्कि ये भावी पीढ़ी की आकांक्षाओं, सपनों और संकल्पों का केंद्र भी बनेगा। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए रिपोर्ट राजस्थान।